नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 8 PM डिकोड। दोस्तों, भाषा भर्ती और वोट बैंक की राजनीति पर विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस एक धोखा, मुलायम ने दिया मौका। आज का विषय बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सवाल भाषा का भी है, सवाल राजनीति का भी है, सवाल सरकारी भर्तियों का भी है और सवाल वोट बैंक की राजनीति का भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्षों तक एक बहस चलती रही। क्या भाषा को सम्मान दिया गया या भाषा के नाम पर राजनीति हुई? क्या उर्दू को संवैधानिक अधिकार मिला या फिर चुनावी रणनीति थी? आज इसी मुद्दे का करेंगे डिकोड। सबसे पहले बात तथ्यों की करेंगे। उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला। यह फैसला वर्ष 1989 में लिया गया। उस समय राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। सरकार ने कहा कि यह भाषाई अधिकारों का सम्मान है। समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उनका कहना था कि उर्दू भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत है। उर्दू केवल एक धर्म की भाषा नहीं है, बल्कि ये भारतीय इतिहास और साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान भी भाषाई अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देते हैं। इसी आधार पर उर्दू को बढ़ावा देने की नीतियां बनाई गईं। अब बात शिक्षा व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में उर्दू शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई। सरकार ने कहा कि जिन क्षेत्रों में उर्दू भाषा आबादी अधिक है, वहां बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। यह शिक्षा के अधिकार का हिस्सा है। सरकारी विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियां बढ़ाई गईं। कई जिलों में विशेष पद सृजित किए गए। उर्दू अनुवादकों और कर्मचारियों की भी मांग उठी। प्रशासनिक स्तर पर भी उर्दू को जगह देने की बात हुई, लेकिन यहीं से मुख्य विवाद शुरू हुआ। विपक्षी दलों ने इन फैसलों पर सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि यह वोट बैंक की राजनीति है। कहा गया कि सरकार विशेष समुदाय को खुश करना चाहती है। कुछ राजनीतिक भाषणों में यह दावा किया गया कि सामान्य पदों को उर्दू पदों में बदला गया है। कुछ नेताओं ने तृतीय श्रेणी पदों का भी मुद्दा उठाया। हालांकि इस दावे को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं रही। सार्वजनिक रिकॉर्ड में ऐसा कोई व्यापक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि सभी सामान्य पदों को उर्दू पदों में बदला गया। लेकिन यह आरोप वर्षों तक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना रहा। अब सवाल उठता है कि यह विवाद इतना बड़ा आखिर कैसे बना? इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में छुपा है। यूपी लंबे समय से जातीय और धार्मिक राजनीति का केंद्र रहा है। यहां चुनावी समीकरणों में पहचान आधारित राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। समाजवादी राजनीति ने पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को साथ जोड़ने की राजनीति अपनाई। वहीं कांग्रेस पर भी पहचान आधारित राजनीति के आरोप लगते रहे। आलोचकों का कहना था कि विकास की राजनीति पीछे छूट गई और जाति तथा धर्म की राजनीति आगे बढ़ गई। अब बात कांग्रेस की। विरोधियों का आरोप है कि कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति की है। धर्म और भाषा को चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया गया। आलोचकों का यहां तक कहना है कि रोजगार और शिक्षा के बड़े मुद्दे पीछे हटते चले गए, जबकि पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा मिला। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों से हमेशा इनकार करती रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसने संविधान के अनुरूप काम किया। अल्पसंख्यकों को अधिकार देना लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भाषा और संस्कृति की रक्षा करना संविधान का हिस्सा है। अब जरा इतिहास को समझते हैं। उर्दू भाषा का भारत में लंबा इतिहास रहा है। उर्दू का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। इससे सर्स हिंदी, फारसी, अरबी और तुर्की शब्दों का मिश्रण है। मुगल काल और बाद में दौर में उर्दू साहित्य तेजी से विकसित हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उर्दू लेखकों की बड़ी भूमिका रही है। प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू दोनों में लेखन किया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों की रचनाओं में भी उर्दू का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन विभाजन के बाद उर्दू को लेकर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा। कई लोगों ने उर्दू को मुस्लिम पहचान से जोड़कर देखना शुरू कर दिया, जबकि भाषा विशेषज्ञों का कहना है कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता है। यही बहस उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दिखाई दी। अब सवाल सरकारी नौकरियों का है। क्या वे भर्ती में वास्तव में पक्षपात हुआ? क्या इस पर अलग अलग राजनीतिक मत रहे हैं? कुछ संगठनों ने भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए, लेकिन अदालतों और आधिकारिक रिकॉर्ड में बड़े स्तर पर ऐसी पुष्टि सीमित दिखाई देती है। कई मामलों में सरकार ने कहा कि नियुक्तियां नियमों के अनुसार हुई। वहीं विपक्ष ने इसको राजनीतिक संतुलन की रणनीति बताया। अब बात सामाजिक न्याय की करते हैं। समर्थकों का तर्क है
कि यदि किसी समुदाय की भाषा को शिक्षा और प्रशासन में स्थान दिया जाए तो यह लोकतंत्र की मजबूती है। भारत बहुभाषी देश है, यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का अधिकार है। ऐसे में उर्दू को अवसर देना असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन विरोधियों का तर्क इससे अलग है। उनका कहना है कि सरकार को भाषा नहीं बल्कि योग्यता और समान अवसर पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी भर्तियों में किसी विशेष पहचान को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। राजनीति में धर्म और भाषा का उपयोग सामाजिक विभाजन बढ़ाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित था? जवाब है नहीं। भारत के कई राज्यों में भाषा राजनीति का बड़ा मुद्दा रही है। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन हुए, महाराष्ट्र में मराठी बनाम बाहरी लोगों का मुद्दा उठाया गया, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को लेकर विवाद हुए, असम में भाषा और पहचान का बड़ा आंदोलन चला। यानी भाषा हमेशा राजनीति का संवेदनशील विषय रही है। उत्तर प्रदेश में यह बहस इसलिए हुई क्योंकि यहाँ चुनावी राजनीति बेहद प्रभावशाली है। हर दल अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करना चाहता है। समाजवादी राजनीति ने मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के गठजोड़ पर जोर दिया, वहीं भाजपा ने इसे तुष्टीकरण बताया। कांग्रेस ने खुद को संवैधानिक अधिकारों का पक्षधर कहा। अब जनता क्या सोचती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि उर्दू को सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रयोग मानते हैं। उनका कहना है कि भाषा के नाम पर समाज को बांटा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय भी अलग अलग है। कुछ विशेषज्ञ इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व की राजनीति बताते हैं, जबकि कुछ इसे पहचान आधारित चुनावी रणनीति मानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्तमान राजनीति की। आज भी चुनाव में भाषा और पहचान के मुद्दे उठते रहते हैं। सोशल मीडिया पर पुराने बयान फिर वायरल होते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। क्या देश को अब नई राजनीति की जरूरत है? क्या पहचान की राजनीति से आगे बढ़ना होगा? क्या विकास आधारित राजनीति ही भविष्य है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर भाषा और समुदाय की राजनीति आगे भी जारी रहेगी? लोकतंत्र में हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी नीतियों में पारदर्शिता भी जरूरी है। यही फैसले निष्पक्ष हो तो विवाद कम होते हैं, लेकिन जब राजनीति जुड़ती है तो सवाल उठते ही हैं। यही कारण है कि उर्दू और भर्ती का मुद्दा आज भी चर्चा में आता है। यह केवल भाषा का विवाद नहीं है, यह राजनीति, पहचान और सत्ता के समीकरणों का भी मामला है। अब अंतिम सवाल, क्या उर्दू को बढ़ावा देना सामाजिक न्याय था या चुनावी रणनीति? क्या यह सांस्कृतिक अधिकार था या वोट बैंक की राजनीति? क्या सरकारों ने संविधान का पालन किया या राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी? जवाब शायद राजनीति के नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन तथ्य भी यही कहते हैं कि बहस आज भी खत्म नहीं हुई है। लोकतंत्र में सवाल उठना जरूरी है, लेकिन तथ्यों के साथ, क्योंकि राजनीति में आरोप बहुत लगते हैं, मगर इतिहास और रिकॉर्ड की अपनी अहमियत होती है। फिलहाल इस मुद्दे पर बहस अभी भी जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगी, क्योंकि भाषा और राजनीति का रिश्ता भारत में हमेशा संवेदनशील रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।